कौन से फीचर्स से दूर रहना चाहिए, कौन से फीचर ऐसे हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत है नहीं। जिसको नॉलेज है और वो आपको कहता है ये फलाना गाड़ी ले लो, तो भाई वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। अब वो यार उसके लिए सामने देखने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड देखने के लिए वो ऐसे थोड़ी ना बैठ के चलता रहेगा। मेंटेनेंस है वो भी कॉस्टली है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक में इंजरी हो सकती है। सच बताऊं तो अगर आपकी गाड़ी 40 50 60 की स्पीड में चल रही है तो भाई सेकंड सेकंड का फर्क पड़ता है ऊंच नीच होने में। अभी क्या है कि दिल की बात करने वाला हूं, इसीलिए तो जो मन में है सीधा सीधा वो बोलूंगा। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं मैं, कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बकवास करने वाला हूं। थोड़ा सा बताऊंगा क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, और जिस पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फीचर्स से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, उसका मैं टाइम स्टैम्प आपको दे दूंगा। आप सीधा वीडियो के उस पॉइंट पर जाके वो फीचर्स देख सकते हैं जो किसी काम के नहीं है और जिससे आप लोगों को दूर रहने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। तो टाइम नहीं आपके पास, या डायरेक्टली वो फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प के जरिए सीधा वहां जाइए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी बकवास सुनिए, मजा आएगा। चलिए बात करते हैं। उससे ही पहले एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है मैं आज थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ। वैसे तो मैं टेबल पे बनाता हूँ। अभी क्या है कि दिल की बात करने वाला हूँ, इसीलिए अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। बस एक पॉइंट था, एक चीज थी जिसके बारे में मैं बात करने चाहता था आप लोगों से, तो वो वीडियो में बना रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ ये नहीं है। जैसे हम हमेशा क्या होता है कि मैं लिख के रखता हूँ कि ये बातें बोलनी है, ये बातें नहीं बोलनी है, तो वो दिमाग की बात होती है कि ये बताऊंगा ये नहीं बताऊंगा, ये बताना है, ये ऐसे बोलना है, इसको इस तरीके से बोलना है। बार बार कट्स लेता हूँ, रिटेक्स लेता हूँ, मतलब कि तो आज वैसा नहीं है, क्योंकि आज बिल्कुल दिल की बात है। ठीक है, तो जो मन में है सीधा सीधा वो बोलूंगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, और वीडियो भी ऐसे ही थोड़े मोटे कट्स लगा के अपलोड कर दूंगा। तो बात है ऐसी कि 2 दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आता है, दूसरी सिटी में है वो। तो उसने मुझसे पूछा कि मेरा बजट 13 लाख के आसपास का है, और मैक्स टू मैक्स मैं खींच के 15 लाख तक का बजट ले सकता हूँ। एक गाड़ी चाहिए मुझे, इस वीकेंड पे आके मुझे वो गाड़ी बुक करनी है, ताकि वो गाड़ी मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो कौन सी गाड़ी बुक कर दूं? अभी क्या है ना कि ऐसा, मैंने उसको बताया कि ये सवाल ही गलत है। तो वही वो रीजन था जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आपको ये नहीं बताऊंगा कि मुझे उसके साथ मैंने क्या डिस्कशंस किए। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट है कि कौन से फीचर्स से दूर रहना चाहिए, कौन से फीचर ऐसे हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत है नहीं। तो वो सारी बातें मैं अभी आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो मैं बाहर निकला था, मैंने सोचा चलो निकल गए हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो बस वो फीचर्स के बारे में बताऊंगा। पूरे डिस्कशंस तो आपके साथ करने बैठ गया अगर मैं, तो देर हो जाएगा। खैर, वैसे बता दूं, उसका सवाल गलत था। मैंने उसको यही बोला कि तुम्हारा सवाल ही गलत है भाई। अगर आप किसी से पूछते हैं ना कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, या आप कोई बताता है कि भाई ये फलाना गाड़ी है, ये ले लो, ये सब बहुत सही चल रहा है, सब कुछ है इसमें, सब यही ले रहे हैं, तुम भी यही ले लो, तो यार दो बातें हैं उसमें। या तो उस आदमी को गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, या उसको पता नहीं कैसे बताना है। 99% केस में यही होता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, क्योंकि देखो गाड़ी का नॉलेज होना है, तो बात की बात है। बहुत चीजें हैं दुनिया में यार जानने के लिए, गाड़ी का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। तो ऐसा है ना कि 99% लोगों को गाड़ी का नॉलेज उतना है नहीं, और ये भी नहीं पता उनको कि दूसरों को कैसे गाइड करें। तो ऐसे में लोग बोल देते हैं कि भाई ये फलाना गाड़ी है, ये जाके ले लो इस बजट में। ठीक है, तो उसमें कुछ गलत है भी नहीं। लेकिन 1% जिसको नॉलेज है और वो आपको कहता है ये फलाना गाड़ी ले लो, तो भाई वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी जरूरतें अलग होती हैं। एक बार मैंने वीडियो बनाया था ऐसे ही गाड़ी में बैठ के, जब मैंने ये गाड़ी ली थी स्कोडा कुशाक। तो ऐसा कुछ थंबनेल दिखता है उसका, कहीं का आपको दिख जाएगा थंबनेल। तो उसमें मैंने यही बोला था कि यार गाड़ी जो चीज है ना, वो अगर ये गाड़ी मुझे पसंद आई तो जरूरी नहीं है किसी और को पसंद आए। मेरे लिए अगर ये गाड़ी परफेक्ट फिट है, मेरे लिए ये गाड़ी नंबर 1 फिट है, तो जरूरी नहीं दूसरों के लिए भी हो। तो बात ऐसी है कि गाड़ी खरीदने के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप छांटते हैं कि कौन सी गाड़ी की तरफ तो नहीं जाना है, वो अलग कर लिया। उसके बाद जो गाड़ियां बचती हैं उसमें फिर आप कंपैरिजंस करके अपना एक प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 बनाते हैं। उसमें से जो प्रायोरिटी 1 की गाड़ी होती है वो ले लेते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा सही लगती है वो ले लेते हैं, बजट के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से। तो ये तरीका होता है गाड़ी लेने का। तो इसमें होता क्या है कि कोई गाड़ी किसी के लिए फिट है कि कोई गाड़ी किसी के लिए फिट नहीं है।
हो सकता है एक गाड़ी जो मेरे लिए नंबर 1 पे आई वो किसी और के लिए लास्ट पे है, या तो मतलब पहले स्टेप में उसने उस गाड़ी को छाट दिया। मेरे लिए कोई गाड़ी नंबर 1 है, किसी के लिए वो गाड़ी नंबर लास्ट है। तो गाड़ी जो है ना दुल्हन की तरह होती है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि भाई वो लड़की सही है तो भाई वही लड़की सही है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। या कोई लड़की ले दिख रही है तो ये बोलूंगा, एग्जांपल दूंगा कि दूल्हे की तरह होती है गाड़ी, कि जरूरी नहीं है कि एक को पसंद है दूसरे को भी पसंद है। सबकी अपनी जरूरत होती है, अपने सबके अपने वो होते हैं कि आपको उस गाड़ी से क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है यार कि जरूरी नहीं है कि एक गाड़ी सबके लिए बेस्ट हो। अगर ऐसा होता ना तो एक कंपनी एक गाड़ी निकालती और वो गाड़ी बेस्ट होती तो सब वही गाड़ी ले रहे होते, बाकी कंपनियां मुंह ताकती यार उसने तो बेस्ट गाड़ी निकाल दी, हमारी गाड़ी तो बिकेगी नहीं। या फिर इसने उससे भी अच्छी गाड़ी निकाल दी तो सिर्फ उसी गाड़ी बिक रही है और बाकी कंपनी वाले मुंह ताक रहे हैं कि भैया और उसकी गाड़ी तो बेस्ट है, हमारी तो कोई क्यों ही लेगा। तो भैया ऐसे क्रेटा है, सेल्टॉस है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, महिंद्रा की हैं, टाटा की हैं, वॉल्क्सवैगन है, स्कोडा है, तो गाड़ियां तो सभी बिक रही है ना, यानी कि कोई गाड़ी किसी के लिए अच्छा है, कोई गाड़ी किसी के लिए बेकार है। तो ये सवाल ही गलत है कि मेरा इतना बजट है तो इसमें मैं कौन सी गाड़ी ले लूं। तो मैंने उसको बताया भाई तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि गाड़ी खरीदने समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये सब मैंने उसे बताया, और क्या क्या उससे मेरी बातचीत हुई वो तो एक वीडियो में बता नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में उसमें से एक टॉपिक ऐसा है कि कौन सा फीचर्स आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अरे यार गर्मी हो रही थी तो एसी चलाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यार सनरूफ की। तो यार सनरूफ होता है 2 तरीके का, ठीक है। सबसे पहले तो एक सनरूफ दिखाता हूं मैं, ये वाला, होप कि आपको दिख रहा हो। ये जो सनरूफ है अपना, ये वाला है ना, तो ये देखिए छोटा वाला सनरूफ है ये। तो ये सनरूफ क्या है ना, ये सबसे बेकार सनरूफ है। क्यों? क्योंकि जो पीछे बैठा है उसको तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा, उसके लिए तो ये होना ना होना बराबर है। अब जो ड्राइवर है वो सनरूफ के ऊपर क्यों देखेगा, वो सामने देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, ORVM देखेगा, IRVM देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी किसी काम करनी है। अब बचा को ड्राइवर, अब वो यार उसके लिए सामने देखने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड देखने के लिए वो ऐसे थोड़ी ना बैठ के चलता रहेगा। तो ये सनरूफ तो किसी काम का नहीं है, ये फालतू में बेकार सी चीज है। तो एक्स्ट्रा पैसा अगर आप सनरूफ के लिए दे रहे हैं तो इस चीज से दूर रहिए। दूसरा आता है सनरूफ, दूसरे टाइप का जो आता है वो आता है पैनोरामिक सनरूफ। भाई साहब अब तो रेस लग गई है पैनोरामिक सनरूफ के लिए। जैसे पहले अभी इक्का दुक्का गाड़ी में आती थी, तो फिर एक हुआ चला कि भाई क्रेटा में आती है, सेल्टोस में क्यों नहीं आती है। तो फिर कंपनी ने देखा कि लोगों को चाहिए भाई पैनोरामिक सनरूफ, तो सेल्टोस ने भी निकाल दिया। हाई राइडर हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया। तो उसमें समस्या है भाई, ये 2 चीजें। एक तो ये है कि ऊपर का जो आपका छत है ना वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो एक ये बेकार चीज है। हाँ एक चीज है कि जो पीछे बैठा है उसके लिए थोड़ा सा देखने के लिए हो जाता है, जो कि छोटे सनरूफ तो किसी काम का नहीं है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ में एटलीस्ट जो पीछे बैठा है उसको तो कुछ दिखता है। लेकिन तब भी यार जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो है किसी काम का नहीं। आप कर क्या लोगे पैनोरामिक सनरूफ का? आपको मोस्ट होता है उसको बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो शीशा है ना उससे गर्मी बहुत आने वाली है। तो इंडिया में कुछ महीने छोड़ दें तो पैनोरामिक सनरूफ किसी काम का नहीं है। अब फालतू में कंपनी पैनोरामिक सनरूफ डालने का या कोई भी सनरूफ डालने का एक्स्ट्रा अमाउंट तो चार्ज करती है, तो वो एक प्रीमियम ऐड हो जाता है आपकी गाड़ी के वेरिएंट पर। और दूसरी चीज ये है थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो ही जाता है जो ऊपर का जो मतलब स्ट्रेंथ है गाड़ी का, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कॉस्टली है। यानी कि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई आपके सनरूफ में तो एक मोटा खर्चा आएगा। तो दोनों सूरतों से सनरूफ महा बेकार चीज है। अब आप कहोगे मैंने सनरूफ क्यों लिया, तो भाई साहब ऐसा है कि सनरूफ जबरदस्ती मिल जा रहा है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे इसमें चाहिए वो है, तो उसके साथ फ्री में क्या मतलब कि जबरदस्ती सनरूफ उसमें है ही है, तो उसका भी प्रीमियम कंपनी चार्ज कर ही रही है। और इसमें कंपनी की भी गलती नहीं है। क्यों? कंपनी देख रही है हुआ मचा हुआ है, लोगों को चाहिए सनरूफ। सेल्टोस ने इसीलिए तो सनरूफ को पहले छोटे सनरूफ से पैनोरामिक सनरूफ किया था। तो देख रही है कि भाई ये हॉट सेलिंग पॉइंट है इंडिया में, लोगों को सनरूफ चाहिए, एक अजीब सा नशा हो रखा है सनरूफ के लिए।
अभी तो फिर भी चलो 3-4 सालों से जो ग्लोबल इनकैप का आ रहा है उससे सेफ्टी के लिए लोगों में थोड़ा सा सोच चेंज हो रही है, लेकिन ये सनरूफ का पता नहीं क्या चस्का सारा चढ़ा हुआ है, इसलिए कंपनी सोचती है कि ये डालेंगे तो ज़्यादा एक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। तो ये एक चीज़ है यार, सनरूफ मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए कि ये तो बेकार चीज़ है। अगर एक के सोचने से तो कुछ नहीं होगा, अगर सब कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ भाई सनरूफ बेकार चीज है, तो जैसे कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ा कि सनरूफ लोगों को चाहिए तो हम सनरूफ ऐड कर देते ताकि सेलिंग पॉइंट बढ़े, वैसे ही अगर कंपनी को पता चलेगा कि सनरूफ लोगों को नहीं चाहिए तो वो फालतू में वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे सनरूफ के ऊपर, और वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसके बदले वो लोग आपको एक गाड़ी की सेफ्टी बढ़ा देंगे, या गाड़ी का दाम थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर नहीं भी कम हुआ तो उस पैसों में उनको वो कुछ अच्छा फीचर ऐड कर देंगे, सेफ्टी फीचर ऐड कर देंगे। तो ये एक चीज है सनरूफ के बारे में। अच्छा, एक और भयानक बात है सनरूफ के ऊपर कि बच्चों को दे देते हैं पेरेंट्स कि भैया चढ़ जाओ सनरूफ के ऊपर, मुंडी निकाल लो बाहर। तो भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है। अब बच्चे हैं नादान, वो जिद करेंगे, लेकिन एज ए पेरेंट आपको अलाउ करना नहीं चाहिए। क्यों? 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि रोड पे गड्ढे वड्ढे आ गए, ठीक है, आपको अचानक से ब्रेक मारना पड़ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ भी हो गया, या फिर कुछ मुंह पे लग ही गया, तो भाई साहब बहुत गंदा इंजरी हो सकती है। अगर आपने अचानक से ब्रेक मार दिया, स्पीड ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, तो स्पाइनल कॉर्ड तक में इंजरी हो सकती है। बाहर से कुछ मुंह पे लग गया, इंजरी हो सकती है, और सीरियस इंजरी हो सकती है। इसीलिए एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए इस सनरूफ से ऊपर निकलने के लिए। बच्चे नादान है, वो जिद करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आप अपने आप को एज अ पेरेंट माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सनरूफ से तो दूरी रहे अगर हो सके तो। दूसरा जो फीचर आता है जो किसी काम का नहीं है, वो है कैपेसिटिव टच। जो टच बटन्स आते हैं ना ये कंसोल्स में, एसी बढ़ाना हो, फैन तेज करना हो, तो टच बटन्स हैं। ये बहुत बेकार फीचर है भाई साहब। पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना बेकार फीचर है, लेकिन अभी क्या है ना कि अब मुझे आइडिया हो रहा है कि ये टच बटन्स कितना बेकार फीचर, जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है। तो सबसे बेस्ट होता है फिजिकल बटन्स। फिजिकल बटन्स वैसे तो देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि भाई टच बटन्स है इसमें तो मजा आ जाएगा, कि टच बटन्स है इसमें तो अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगता है टच बटन्स है। लेकिन बात पता है क्या है, जो फिजिकल बटन्स होता है ना उसमें आपको फीडबैक मिलता है। उसमें आप फीडबैक का मतलब ये होगा कि जब उस टच बटन को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया बटन दबा है, कुछ आवाज आएगी, आपके फिंगर को फील होगा कि हाँ कुछ तो दबा है इसमें। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको उधर देखना नहीं पड़ता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ बटन क्लिक हुआ है। अगर आपका जो एसी है 24 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर आपको 20 पे करना है तो आपको पता है आपको 4 बार डाउन प्रेस करना है, आपका जो 4 बार डाउन प्रेस करना 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। लेकिन जो टच बटन है ना इसमें आपको पता नहीं चलता क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे कि भैया टेम्परेचर सही में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको सामने देख रहे हैं, तो आपको इधर नजर डालना ही पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि एक तो आपको ये देखना है कि वाकई में आप जो बटन दबाना चाहते थे वो दब रहा है कि कोई और बटन दब गया। कोई और बटन दब जाए तो और झंझट, फिर उसको ठीक करो, फिर टेम्परेचर कम करो। तो इसलिए ये जो कैपेसिटिव टच वाले बटन होते हैं ना गाड़ी में, ये उल्टा और अनसेफ होते हैं क्योंकि ये आपको सामने से नजर हटवाते हैं, आपको इधर देखना पड़ता है। फिजिकल बटन होंगे थोड़ा साइज में बड़ा भी होता है वो, तो आपको पता होता है कि हाँ इस जगह बटन है, मुझे बस वहां तक हाथ लेके जाना है। आपको हल्का सा बस ऐसे इतना भी कर लेंगे तो फिजिकल बटन से आप आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टच बटन है ना उसमें आपको थोड़ा नजर डालना पड़ता है 1-2 बार। और सच बताऊं तो अगर आपकी गाड़ी 40-50-60 की स्पीड में चल रही है तो भाई सेकंड का फर्क पड़ता है ऊंच नीच होने में। इसीलिए नजर और कंसंट्रेशन हमेशा सामने होना चाहिए, ना कि आपके कंसोल्स पे, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एज अ ड्राइवर। तो इसीलिए अकेले अगर आप ड्राइव करते हैं तो प्रेफर करें कि टच बटन्स ना लें, फिजिकल बटन्स लें। उसके बाद और कौन सा फीचर जो बेकार है वो है, हाँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। अभी मेरे दोस्त से मैंने पूछा था भाई यार, वो और उसकी वाइफ ही है सिर्फ। तो बात ये है ना कि अगर एक से ज्यादा ड्राइवर है, मतलब एक से ज्यादा लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो सीट्स है ना वो काफी सही चीज है क्योंकि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है।
फटाफट इलेक्ट्रिकली आपने अपने सीट को एडजस्ट कर लिया। एक ड्राइवर ने एडजस्ट किया अपने हिसाब से, दूसरे ड्राइवर ने एडजस्ट किया अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स पे पैसा खर्च करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप एक बार एडजस्ट कर लेंगे सीट को तो 3-4 महीने बाद ही उसको फिर छुएंगे, 6 महीने बाद छूएंगे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि साल भर तक छू ही ना आपको, क्योंकि आपने एक बार एडजस्ट कर लिया तो बार बार एडजस्टमेंट की थोड़ी जरूरत पड़ती है सीट को। तो अगर आप सिर्फ आप एक इकलौते ड्राइवर हैं उस कार के, तो क्यों फालतू का पैसा खर्च करें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स के लिए। हाँ, अगर एक से ज्यादा ड्राइवर है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, क्योंकि फिर वो एक कंफर्ट और कन्वीनियंस में एक बढ़िया पॉइंट निकल के आता है। लेकिन अगर आप इकलौते ड्राइवर है तो छोड़ दीजिए फालतू का पैसा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट पे देने के लिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, 2-3 चीज बात कर लेना मैंने। हाँ, सीट्स के ऊपर तो जैसे अगर ये गाड़ी है, इसमें क्या है ना, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स इंडिया के गर्मी के हिसाब से बहुत वरदान नाम की चीज है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है तो आपको जाना चाहिए फैब्रिक सीट्स के हिसाब से, क्योंकि फैब्रिक सीट्स में क्या होता है ना, आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है, आपको ज्यादा पसीना नहीं निकलता है। अगर वेंटिलेटेड सीट्स है तो अच्छी बात है, भारत की गर्मी के हिसाब से वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और नॉर्मल लेदरेड सीट्स हैं तो ब्रीथेबिलिटी कम होती है। अगर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है तो आप जाएं फैब्रिक सीट्स की तरफ, क्योंकि आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है एक फैब्रिक सीट्स में। अगर लेदर में जाना ही है तो परफोरेटेड में जाएं, जैसे कि जो परफोरेटेड मतलब ये छेद होता है ना, ये जो छेद है, ये छेद जो है इसको बोलते हैं परफोरेटेड। तो या तो सबसे पहले अगर आप ले तो वेंटिलेटेड ले, नहीं तो फैब्रिक सीट्स ले, नहीं लेदर चाहिए तो परफोरेटेड ले, ताकि आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाए। नॉर्मल लेदरेड सीट्स सबसे बेकार है, उससे दूर रहिए, तो उस पर पैसा खर्चा मत करिए। अगर आपके पास फैब्रिक सीट्स हैं तो उस पे कुछ लोग करते क्या है ना, फैब्रिक सीट्स के ऊपर लेदर मटेरियल चढ़वा लेते हैं, जो कि सबसे बेकार चीज है। तो इस चीज से थोड़ा सा दूर रहें। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट है हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले यार वैसे तो अच्छी बात है कि सारे गाड़ियों में नहीं आता है, और जिसमें आता भी उसमें से टॉप मॉडल में आता है। लेकिन मैं बताऊं सबसे बेकार चीज है वो, किसी काम का नहीं है। आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपके पास ये ड्राइवर के सामने जो MID होता है वो है, तो क्या करना है आपको हेड्स अप डिस्प्ले का। और यकीन मानिए अगर आपकी गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले होगा ना तो आप उसको बंद ही रखेंगे, क्योंकि यार मतलब हेड्स अप डिस्प्ले देखिए सामने देखने में डिस्ट्रैक्शन सा लगता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो बिल्कुल बेकार सी चीजें हैं, तो इनसे दूर रहिए, मेरा तो ये सजेशन है। और भी डिस्कशंस हुए थे तो उससे तो वो आपको फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें और भी चीजें ऐड करूंगा मैं। लेकिन आज का जो वीडियो है काफी लंबा हो रहा है, बहुत बकवास की मैंने आज के वीडियो में, तो इसीलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप कमेंट कर दीजिएगा, गुड या कुछ भी ऐसे करके कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे रीच बढ़ता है यार, कुछ यूट्यूब लोगों को सजेस्ट करता है, थोड़ा सा वीडियो चल जाता है, वीडियो चलता तो कमाई जाती है और क्या। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।